हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग लाइव फैमिली में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों के? तो भाई क्लासिफिकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर हमने नंबर्स से रिलेटेड चीजें सीखी थी और आज हम लोग वर्ड से रिलेटेड चीजें सीखने वाले हैं। मतलब बड़ा ही सिंपल सा है क्लासिफिकेशन का, ऑड वन आउट, जिसको हम कहते हैं। 4 अगर ऑप्शन मिलेंगे या 5 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 ही मिले, उनमें जो अलग होगा, जो डिफरेंट होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ में। जीतने का मतलब वही जानता है जिसने हार देखी हो। भाई साहब, जीतने का मतलब वही जानता है जिसने हार देखी हो। ये कोट मैं इसलिए लेके आया हूं दोस्तों क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर 100 सक्सेसफुल लोग हैं तो उनमें से 95% लोग, अगर 100 पास होने वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं एग्जाम में, ठीक है, करेक्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो उनमें से दोस्तों 95% लोग, यूं मान लीजिए, यानी 95 लोग लगभग ऐसे हैं जो कभी ना कभी क्या हुए थे, फेल हुए थे, और वो फेल होने के बाद फिर पास हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कभी असफलता हासिल हुई है ना, तो आप ये देखो कि 100 में से 95 लोग वही मिलेंगे जिनको कभी ना कभी कहीं असफलता मिली होगी और फिर वो सक्सेसफुल हो गए होंगे। बाकी 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस उनके परिवार की तरफ से या फिर प्रॉपरली जो है उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से पहले से ही मिल चुकी होती है, जो बचपन से ही दोस्तों वो लोग जो हैं उसी राह में फिर लग जाते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप मेहनत करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो कि यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मुर्गी, सांप, हंस और मगरमच्छ। मुर्गी, सांप, हंस और दे रखा है मगरमच्छ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहली बात तो कि जो मुर्गी है, ठीक है, ये पक्षी है। याद रखिएगा, भले से मुर्गी जमीन पर अंडे देती है, पंख उसके भी होते हैं, और जिसके पंख होते हैं और अंडे देती है तो भाई साहब वो पक्षी की कैटेगरी में आता है, बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। सांप जो कि एक जानवर है, ठीक है ना, करेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सांप जो है दोस्तों रेंगता है, इसलिए इसको अपन किस में कहते हैं, ये रेंगने वाले जंतुओं में आता है, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं रेप्टाइल्स, या हिंदी में अपन कह सकते हैं रेंगने वाले जंतु। ये रेंगने वाले जंतुओं की कैटेगरी में आता है। स्वान, हंस जो है भैया, हंस भी जो है पक्षी की कैटेगरी में आएगा, बर्ड की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट अगला है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो दोस्तों क्रोकोडाइल किस कैटेगरी में आएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्रोकोडाइल जिसके शरीर का आगे का भाग जमीन के टच होता है, सही है कि नहीं, करेक्ट है, टच होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये भी रेंगने वाले जंतुओं में ही गिना जाता है। हालांकि इसके पांव होते हैं, फिर भी इसको रेंगने वाले जंतुओं में क्यों गिना जाता है क्रोकोडाइल को? क्योंकि जिसके शरीर का आगे का भाग जमीन के टच होगा वो रेप्टाइल्स कैटेगरी में होते हैं। जैसे कछुआ, कछुए का भी शरीर का आगे का भाग जमीन पे टच होता है, साथ ही साथ मगरमच्छ का भी शरीर का आगे का भाग भाई साहब जो है जमीन पे टच होता है ना। छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली जो है उसके पाँव जरूर होते हैं लेकिन शरीर का जो सीना होता है या भाग होता है, ठीक है, शरीर के आगे का भाग अगर जमीन के टच है तो वो रेप्टाइल कैटेगरी में आएंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा सांप, स्नेक जो है ये भी रेप्टाइल कैटेगरी में आता है, करेक्ट है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर 2 तो पक्षी हैं, 2 रेंगने वाले हैं, अब क्या करें, फिर अब अलग कैसे करें, क्या लॉजिक लगाएं? चलिए आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूं, आप लोग किसको अलग कर रहे हो, जल्दी से बताएं क्या आएगा भाई। कौन बताएगा इसका आंसर? कुछ लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं। लो भाई साहब, अभी से ही आपकी तो व्यवस्था अभी से ही खराब हो गई हैं। किसी का आंसर 1 आ रहा है, किसी का आंसर डी आ रहा है। भैया थोड़ा सोच समझ के कर लो, क्या दिक्कत आ रही है।
बताओ, देखिए इधर। अब आप काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दें, उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, देखिए आप अगर इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे, देखिए आप क्या पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ही क्या है हिंदी में, मतलब ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण। यानी आप जो भी ऑप्शन चूज करो, 3 ऑप्शंस के अंदर ऐसा लॉजिक ढूंढिए जो कॉमन हो सकता हो। जैसे उनकी कैटेगरी, उनके ग्रुप के हिसाब से तो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पक्षी ग्रुप में हैं, 2 रेंगने वाले ग्रुप में हैं। और क्या ग्रुप बना सकते हो, देखिए इधर, सांप जो है वो पानी के अंदर जा सकता है, हंस भी पानी पर तैर सकता है, मगरमच्छ भी पानी में जा सकता है। तो आप ये देखिए कि 3 ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास में फिर भी, जिनके अंदर आप एक ग्रुप बना सकते हो इनका। और वो ग्रुप किससे संबंधित है, पानी में जाने से संबंधित। किससे संबंधित है, पानी में जाने से संबंधित। पानी में जाने से संबंधित। पानी में जाने से संबंधित 3 ऐसे ऑप्शन आपको मिले हैं जो पानी में जाने से संबंधित है। यानी ये 3 जो हैं, स्नेक, स्वान और क्रोकोडाइल, पानी में जा सकते हैं। हंस पानी के अंदर नहीं जा सकता, पर पानी पे तैर तो सकता है ना, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन चिकन, मुर्गी तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती, करेक्ट। इसलिए हमने इसको क्या करा, अलग कर दिया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, टोपी, पगड़ी, हेलमेट और वेल, आवरण। तो देखिए टोपी सर पे ही पहनी जाएगी, पगड़ी भी सर पे ही पहनी जाएगी, हेलमेट भी सर पे ही पहना जाएगा। लेकिन आवरण, ओढ़नी तो कुछ भी हो सकता है, आवरण तो किसी भी चीज का हो सकता है। दुपट्टे का आवरण हो सकता है, साड़ी का आवरण हो सकता है, चद्दर का आवरण हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, करेक्ट है। आवरण तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अच्छा दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चंस को बताने से पहले आपको एक बढ़िया सा जो है एक चीज़ समझा देता हूँ। चलिए क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ कैटेगरीज समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों बर्ड जो कैटेगरी है, बर्ड कैटेगरी, पक्षी कैटेगरी जो है, उसके अंदर एक चीज परमानेंटली याद रख लो कि पक्षी वही होंगे जिनके पंख होंगे, फीदर्स, ठीक है, फीदर्स, करेक्ट, जिनके पंख होंगे, जिनके पंख होंगे और जो अंडे देते हैं। याद रखिएगा, एक तो पंख हो, दूसरा है अंडे देते हो, वो है पक्षी। अब एक्सेप्शन के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा चमगादड़ होता है, ठीक है, चमगादड़ जिसको आप बोलते हो बैट, बैट, ये बर्ड नहीं है। याद रखिएगा, बर्ड जिसको आप कहते हैं पक्षी नहीं है, बर्ड नहीं है, अर्थात पक्षी नहीं है। याद रखिए, जो चमगादड़ है, बर्ड है, ये भाई साहब पक्षी नहीं है, क्योंकि इसके पास पंख नहीं होते। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर पंख नहीं होते, सर हमने तो चमगादड़ तो उड़ते हुए देखा है। जी हाँ, पंख नहीं होते, क्या होते हैं, हाथ होते हैं, हाथ होते हैं, और वो उड़ता नहीं है, जंप मारता है। याद रखिएगा, चमगादड़ ज्यादा ऊंची हाइट पे आपको उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके जंप मारने की जो स्पीड है ना, वो इतनी तेज होगी कि आपको वो उड़ता हुआ दिखेगा, पहली बात तो। दूसरा कि उसके पंख नहीं होते, उसके हाथों का शेप ही ऐसा होता है। चमगादड़ के पंख नहीं होते, चमगादड़ के क्या होते हैं, हाथ होते हैं, और उसके हाथों का शेप ऐसा होता है कि जब वो जंप मारता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब वो उड़ रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है। जंप मारने की जो स्पीड होती है वो उड़ने से भी अच्छी होती है, इसलिए हमें वो ऐसा लगता है कि उड़ रहा है, पर वो पक्षी कैटेगरी में नहीं आता है। तो साथ ही साथ मैं बता देता हूं फिर तुम्हें कौन सी कैटेगरी में आता है, ये मैमल कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है, मैमल कैटेगरी में आता है, अर्थात स्तनधारी जीव है ये। अब भाई साहब मैमल क्या होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। अब इसका मतलब अगर ये मैमल कैटेगरी में है और ये पक्षी नहीं है, इसके पास पंख भी नहीं है, तो क्या सर ये अंडे देता है क्या, जी नहीं, ये अंडे भी नहीं देता है। याद रखिएगा,
अंडे नहीं देता है, चमगादड़ अंडे नहीं देता है, ना तो इसके पास पंख है ना ही ये अंडे देता है, ये डायरेक्ट बच्चे देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से कैटेगरी क्या बन गई, ऑटोमेटिकली यहां से क्या कैटेगरी बन गई कि भाई साहब जो पक्षी होते हैं उनके पास पंख होते हैं और वो अंडे देते हैं। चमगादड़ इनमें से एक ऐसा है जिसके पास भाई साहब याद रखिएगा पंख नहीं है। दूसरा ये है कि भाई साहब ये स्तनधारी जीव है, ये अंडे भी नहीं देता है, ये डायरेक्ट बच्चे देता है। ठीक है, याद रहेगा। सभी बच्चे फटाफट से एक बार अगर थम्स अप कर दें तो मजा आ जाए। दूसरा चलते हैं दोस्तों हम मैमल कैटेगरी के अंदर। मैमल कैटेगरी बोले तो स्तनधारी जीव। मैमल बोले तो स्तनधारी जीव कौन होते हैं? मैमल स्तनधारी जीव क्या होते हैं? जो क्या देते हैं? जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। जो अंडे नहीं देते, जो अंडे नहीं देते डायरेक्ट, मतलब कोई शेल में पैदा नहीं होते, सीधा डायरेक्ट क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जैसे अपने ह्यूमंस बच्चे देते हैं सीधा। ठीक है, चूहे याद रखिएगा, चूहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चूहा अंडे देता होगा, जी नहीं, चूहा जो है बच्चे देता है। अब इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आप लोग याद कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मैमल जो है, बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? पता होना चाहिए, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है, याद रखिएगा, पहली बात तो ये मछली कैटेगरी में नहीं आता, हालांकि जल में रहता है। ब्लू व्हेल जल में रहता है, मछली में नहीं आते। मछली नहीं है, याद रखिएगा, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी जीव है। ब्लू व्हेल मछली कैटेगरी में नहीं आएगा, हाँ जलीय जीवों में आएगा। जलीय जीव जो जल में रहते हैं, सही है नहीं है? करेक्ट, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जलीय जीव, एक्वेटिक जिनको अपन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो ब्लू व्हेल है, ये ब्लू व्हेल मछली कैटेगरी में नहीं गिनते हैं इसको। मछलियां अलग है, शार्क मछली हो गई, ठीक है ना, हेरेंस जो आती है वो एक मछली हो गई, करेक्ट है। पॉम्पलेट वॉम्पलेट जो तुम चिंगड़ी फिंगड़ी ये सब देखते हो, ये सब मछली में आता है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन मेरे भाई ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो ब्लू व्हेल है वो मछली कैटेगरी में नहीं आता, ये स्तनधारी जीवों में आता है, क्योंकि मछली तो अंडे देती है। पर भाई साहब मान लीजिएगा ब्लू व्हेल अंडे नहीं देता, सीधा बच्चा देता है, याद रखिएगा। और ये मछली कैटेगरी में भी नहीं आता, ये स्तनधारी जीवों में आता है। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हो, स्तनधारी जीवों की एक खास बात ये होती है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्तनधारी जीव हैं, मैमल हैं, अर्थात अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये दूध पिलाते हैं, करेक्ट, सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी रेप्टाइल्स की भी देख लो। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले, हिंदी में अपन कहते हैं इनको सरीसृप। क्या कहते हैं? सरीसृप। अब इसकी डेफिनेशन क्या है रेप्टाइल्स की? ठीक है, हाथ हो या ना हो, एक बात याद रखिएगा। पहली बात तो इन जानवरों के शरीर का आगे का भाग, ठीक है, भाग धरती या जमीन लिख देता हूं क्योंकि दीवार पे भी चलोगे, जमीन पर छूता है अर्थात टच होता है। इन जानवरों के शरीर का आगे का भाग जमीन पे छूता है। अंडे तो ये देते ही हैं, पर साथ ही साथ ये भी चीज याद रखिएगा, रेंगते भी हैं। रेंगते, अब वो चल रहे हो या रेंगते, हमें तो रेंगते हुए प्रतीत होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग चाहो तो ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सांप, सांप ले सकते हो, मगरमच्छ ले लो, मगरमच्छ ले लो, घड़ियाल ले लो, मेंढक नहीं है जी। एक बच्चा यहाँ पे लिख रहा था ना पहले कि सर मेंढक किस में आएगा, तो मेरे भाई मेंढक नहीं, मेंढक के शरीर का आगे का भाग उठा हुआ होता है, वो उभयचर में आता है, जो जमीन पर और थल पर दोनों में रहते हैं, उभयचर जंतुओं में है वो, ठीक है। सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, करेक्ट। इसके अलावा आप ले सकते हो छिपकली, छिपकली, करेक्ट है, बात समझ में आ रही। कछुआ, इन सबको ले सकते हो आप, रेप्टाइल्स। अब एक्वेटिक भी हो गया आपको। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, उभयचर, एम्फीबियन। उभयचर जो जानवर होते हैं वो कौन होते हैं? उभयचर, जिसको अपन बोलते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जल व थल, यानी कि जमीन, जल व थल दोनों पर रहते हैं, दोनों पर रह सकते हैं, जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, करेक्ट, वो उभयचर होते हैं, करेक्ट। सरीसृप में बहुत सारे, केचुआ भी तो रेंगता है, केचुआ भी तो पाँव होते हैं पर शरीर का आगे का भाग टच होता है ना, रेंगते हुए प्रतीत होते हैं। बाकी इसके अलावा कीट पतंगे आप लोग जानते ही हो दोस्तों, है ना। कीट पतंगों को तो आप जानते ही हो ना, कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तितली वतली, पतंगे वगैरह, ये सब हैं, करेक्ट है, वो कीड़े मकोड़ों में आते हैं। अब ये सारे जितनी भी कैटेगरी पढ़ी आपने, चाहे उड़ने वालों की, चाहे रेंगने वालों की, चाहे जल में रहने वालों की, ठीक है ना, चाहे थल में रहने वालों की, चाहे जल और थल दोनों में रहने वालों की, कीट पतंगों की, ये सब क्या है? ये सब जानवर हैं। मनुष्य भी जानवर कैटेगरी में आता है। और बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान में आपने बचपन में एक लाइन जरूर पढ़ी होगी, सोशल साइंस के अंदर, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। बस घुल मिल के रहते हैं हम लोग, है ना, हम लोग घुल मिल के रहते हैं, ठीक है, सोशल हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम सोशल एनिमल कहलाते हैं। बाकी पूरी की पूरी साइंस को दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपके पास में भाई साहब एनिमल, दूसरा है आपके पास में प्लांट्स। सही है, नहीं है, पेड़ पौधे एक ये कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी एनिमल्स है। अब एनिमल्स में सारे आ गए, चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, ठीक है, बात समझ में आ रही है, करेक्ट है, अंडे देने वाले, दूध पिलाने वाले, रेंगने वाले, ये सब के सब किस में आते हैं? जानवर कैटेगरी में आते हैं, एनिमल में आते हैं। वेन डायग्राम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसका बाद में समझाऊंगा। चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आगे। कीवी, कीवी आपने देखा होगा, समुद्र मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं, अंटार्कटिका वगैरह के आपने वीडियोस वगैरह देखे हो तो बहुत सी बार, या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह के आपने वीडियोस देखे हो तो बहुत सी बार कीवी के जिक्र होता है। कीवी एक पक्षी है, पर ज़मीन पे ही रहता है, उड़ नहीं पाता क्योंकि वजन इतना ज़्यादा होता है, पंख बड़े ही भारी होते हैं उसके, ठीक है, करेक्ट है। तो कीवी आप लोग जानते हैं कि बर्ड कैटेगरी में आएगा। कीवी क्या है? एक बर्ड है। ईगल, ये भी बर्ड कैटेगरी में आएगा दोस्तों। ईगल मतलब समझ गए? हाँ, बाज वगैरह, करेक्ट, चील वगैरह जिसको आप बोलते हो हिंदी में। एमू, ये भी एक क्या होता है दोस्तों? बर्ड ही होता है, एमू भी बर्ड है, करेक्ट। और ऑस्ट्रिच, अरे भाई साहब ऑस्ट्रिच भी बर्ड है। ऑस्ट्रिच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शुतुरमुर्ग, ये अंडे देता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पंख भी होते हैं, और ज़मीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जो पक्षी हैं उसकी कैटेगरी में आता है ऑस्ट्रिच। ये ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता, थोड़ा सा उड़ता है फिर ज़मीन पे आ जाता है और भागने लगता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, याद रखिएगा। अब बर्ड ये भी है, बर्ड ये भी है, बर्ड ये भी है, बर्ड ये भी है भाई साहब। कीवी जो एक बर्ड है, ये याद रखिएगा जमीन पर ही रहता है, ये एक कैटेगरी बनी। शुतुरमुर्ग ये भी भाई साहब जमीन पर ही रहता है, उड़ नहीं पाता हवा में, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप एक कैटेगरी बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपको एमू के बारे में पता नहीं था, फिर भी भाई साहब आप एक कैटेगरी इनकी बना सकते हो। किसकी? ए की, सी की और डी की। क्या कैटेगरी बन सकती है कि ये तीनों, कीवी, एमू और ऑस्ट्रिच जिसको आप कहते हो शुतुरमुर्ग, ये तीनों के तीनों जमीन पर रहते हैं पक्षी, पर जमीन पर रहते हैं, जमीन, करेक्ट। ये तीनों के तीनों क्या हैं भैया? जमीन पर रहते हैं।
जमीन पर रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर नहीं जा सकते। ये ईगल सबसे अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं, ये अधिक या सर्वाधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, यूं भी लिख सकते हैं, अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये क्या है? अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, करेक्ट है, यह अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। कौन है? ईगल, बाज। बाकी कीवी, एमू और ऑस्ट्रिच ये अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, जमीन पर रहते हैं, अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। ठीक है, याद रखिए। तो कैटेगरी ऐसे भी बनती है। तो दोस्तों अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि एग्जामिनर चाहे ना तो आपको चारों ऑप्शंस सेम कैटेगरी में भी दे सकता है। बर्ड्स में दे सकता है, एनिमल्स में भी अगर देखें तो स्तनधारी जीवों में दे सकता है। फिर आपको अलग से एक कैटेगरी सोचनी पड़ेगी कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी क्या विशेषताएं हैं। कीवी ठंडे प्रदेशों में रहता है पर रहता जमीन पर ही है ना। एमू ठंडे प्रदेशों में रहता है, जमीन पर ही रहता है। ऑस्ट्रिच भाई साहब शतुरमुर्ग वो भी जमीन पर ही रहता है और अधिक ऊंचाई पर भी नहीं उड़ सकते, इसलिए ये अलग हो गया ईगल। चलिए नेक्स्ट आगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और दोस्तों एक होता है सामवेद। आयुर्वेद तो कोई वेद की शाखा नहीं है भाई, वेद तो चार ही है ना, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है, एक सामवेद है। आयुर्वेद ये कोई वेद ग्रंथ थोड़ी है कि ये तो भाई साहब आपको पता है एक शाखा है, हैं? सही है नहीं? आयुर्वेद जिसको अपन जानते हैं दोस्तों, करेक्ट है, ये अलग हो गया अपने आप में बाकियों से। दही, मक्खन, तेल और पनीर, अब देखिए दही, मक्खन और पनीर ये तो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, दूध है ना भाई, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, तो दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है। कौन अलग हो गया? ऑयल अलग हो गया, ये तो सीड्स वगैरह से आप लोग निकालोगे भाई साहब। अगले देखिए, पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम एंड गैलियम, कौन बताएगा? पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम एंड गैलियम, बताओ भाई कौन आएगा? कहीं ना कहीं दोस्तों आपने सिलिकॉन चिप के बारे में जरूर सुना होगा, दिमाग में आ रहा होगा सिलिकॉन। गैलियम के बारे में भी आपने सुना होगा। सिलिकॉन, गैलियम, जर्कोनियम ये सब यूज होते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में, याद होगा आपको, बचपन में आपने साइंस के अंदर जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखिए। इन सब से क्या बनता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है। क्या बनाने में यूज होता है? सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है। पोटेशियम अलग हो जाएगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट अगला, चाय, कुनेन, रबर और चौक। चाय, कुनेन, रबर और चौक। चाय, कुनेन, रबर और चौक क्या आएगा? तो देखिए चाय डायरेक्टली पेड़ों से हम पत्तियां मिलती है उससे चाय बनती है। कुनेन भी बिल्कुल, कुनेन की गोलियां वगैरह जो है पेड़ों से ही अपने को मिलता है, नीम उससे बनता है कुनेन। रबर भी दोस्तों आपको पता है लेटेक्स हमें पेड़ों से मिलता है, उससे बनता है रबर। तो तीन तो डिपेंडेंट हो गए भाई साहब। चौक तो चूने का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी, ठीक है वो होता है, ये तो अलग चीज हो गई। चौक अलग हो गया, बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स हैं किसके? ट्री से जो चीज मिलेगी उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। आगे देखिए, हैंगर, मंच, जहाज घाट, पार्क। दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस प्रश्न को और इसके बारे में सुन भी लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्किंग नहीं लिखा है, पार्क लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक और पार्क। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों हैंगर, ये आप सभी को पता होगा हैंगर क्या होता है।
हवाई जहाज़ों का जो पार्किंग, जहाँ पे बहुत सारे हवाई जहाज़ रखे हुए होते हैं, है ना, करेक्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैंगर। नोट कर लीजिए इसको, ये एग्जाम में इतनी बार आता है कि पूछो मत दोस्तों। देखिए एक बहुत मतलब जैसे कैसे समझाऊं आपको, एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट पर हवाई जहाज आ जाए, लेकिन बहुत सारे हवाई जहाज खराब भी हो जाते हैं, तो उनको एक इमारत के अंदर रख के बंदी तो करना पड़ेगा ना, अलग से रखना तो पड़ेगा ना, सही है नहीं? या फिर जो नए विमान हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं, वो भी किसी एक इस जगह पर तो रहेंगे ना भाई साहब, सीधी सी बात है, ठीक है, किसी इमारत के अंदर रखेंगे उनको, बड़े से स्पेस के अंदर, तो उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, हैंगर। हवाई जहाज का पार्किंग स्थल मान लो आप, ठीक है, कि जहाँ पे बहुत सारे हवाई जहाज रखे जाते हैं, करेक्ट है, बहुत सारे हवाई जहाज जहाँ रखे जाते हैं। हवाई जहाज बहुत सारे लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा, बहुत सारे हवाई जहाज के रखने का स्थान क्या है, हैंगर। प्लेटफॉर्म अर्थात मंच, तो प्लेटफॉर्म दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, प्लेटफॉर्म पता है जहाँ पे रेलगाड़ियाँ वगैरह, है ना, रेलगाड़ी के लिए क्या होता है भाई साहब, जहाँ पे रुकने के जो जगह होती हैं उसी को अपन कहते हैं, रेलगाड़ियाँ तो प्लेटफॉर्म पे रुकती हैं, करेक्ट है, रेलगाड़ी, ठीक है, ये क्या, रेलगाड़ी के रुकने का जो जगह होगा, रखने का जो जगह होगा वो प्लेटफॉर्म होगा। इसके अलावा डॉक, हवाई जहाज, बिल्कुल साथ में लिखा हुआ भी है, हवाई घाट, जहाज घाट, जहाज़ों के रखने की जगह, जहाज़ों के रखने के शिप के रखने का जो स्थान होगा वो क्या है आपका, करेक्ट है, जहाज घाट। अब पार्क, अरे पार्किंग होता है ना, पार्क थोड़ी होता है, पार्किंग होता तब भाई साहब वाहनों के लिए रखने की जगह हो जाती, या टू व्हीलर्स के रखने की जो जगह हो जाती, थ्री व्हीलर्स के रखने की जो जगह हो जाती, वो पार्किंग कहलाती। लेकिन पार्क लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कह दे सकता है भाई साहब, मिलता जुलता वर्ड डाल दिया उसने, तो ये अलग हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट, गोरैया, हंस, तोता, अब ये तीनों के तीनों तो बर्ड्स हैं। कोल्ड एक डिफरेंट वर्ड दे दिया तो ये तो वैसे ही अलग हो जाएगा, ये क्या है, बर्ड। चलिए नेक्स्ट आगे, लंबा, विशाल, पतला और तेज। लंबा ऊंचाई से संबंधित है, विशाल ह्यूज ऊंचाई से संबंधित है, पतला मोटाई से संबंधित है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। लेकिन शार्प, किसी का दिमाग अगर तेज है तो उसको भाई साहब आप दिमाग लगाइए, आप क्या उसको मेजरमेंट कर सकते हो कि ये मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट करने की चीज़ें, किसी की चीज़ का पतला होना, लंबा होना, विशाल होना, ये मेजरमेंट है, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अर्थात नाप सकते हैं, इनको नाप सकते हैं ना, नाप सकते हैं, लेकिन ये अलग होगा। नाशपाती, सेब, लीची और संतरा, पियर, एप्पल, लीची, ऑरेंज, नाशपाती, सेब, लीची और संतरा, दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। फ्रूट तो सारे ही हैं भाई साहब। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर संतरा एक जूसी फ्रूट है, तो भाई साहब कहने को तो लीची भी जूसी फ्रूट है, आप जूसी फ्रूट से आप लोग नहीं कह सकते कि कौन सा अलग होगा। फ्रूट तो सेब भी है, फ्रूट नाशपाती भी है, हैं तो सारे ही फ्रूट, लेकिन इनके अंदर आप देखिए विशेषता क्या है, मोर देन वन सीड है इसके अंदर, मोर देन वन सीड, एक से ज्यादा बीज, इनके अंदर एक से ज्यादा बीज हैं, मोर देन वन सीड है, इसके अंदर एक से ज्यादा बीज हैं इन तीनों, और इसके अंदर देखें तो ओनली वन सीड, ओनली वन सीड, केवल एक बीज, इसके अंदर केवल एक बीज है,
लीची के अंदर केवल एक सीड है। नेक्स्ट अगला देखिए, कटार, हथौड़ा, चाकू और तलवार। कटार काटने के काम आएगी, नाइफ भी और तलवार भी। हथौड़ा तो भाई साहब ठोकने के काम आता है भाई साहब, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जल्दी से बनाएंगे थोड़ा स्पीड से। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मथुरा, क्या लॉजिक लगाएंगे? कानपुर यूपी में, इलाहाबाद यूपी में, वाराणसी यूपी में, मथुरा भी यूपी में। अरे भाई साहब सारे यूपी में, लेकिन कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी गंगा किनारे बसे शहर हैं, ठीक है ना। गंगा किनारे हैं भाई साहब, गंगा किनारे बसे शहर, ये सब गंगा किनारे बसे शहर हैं। और मथुरा जो है यमुना नदी बहती है, यमुना किनारे बसा शहर है मथुरा। आगे देखिए, बाजरे, सरसों, चावल और गेहूं। बाजरा, सरसों, चावल और गेहूं क्या आएगा? खरीफ और रबी की फसल के बारे में सुना है दोस्तों आपने? बस वही लॉजिक भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप लोग, बाजरा, रवि खबी नहीं, इससे अच्छा सरसों दे रखा है ना, तो सरसों से तो तेल निकलता है ना। और बाकी सब किस में आएंगे? बाजरा, राइस और वीट। अच्छा ओके, बाजरा, चावल और गेहूं, ये तीनों तो क्या हो गए भाई साहब? ये तीनों क्या हो गए? बाजरा, चावल और गेहूं, ये किस में आएंगे? जल्दी से बताइए। अनाज में आएंगे ना, करेक्ट है कि नहीं? ये सब क्या है? अनाज है आपके, ये सब तो अनाज की कैटेगरी में आएंगे। मस्टर्ड अलग हो जाएगा, सरसों अलग हो गया, ये अनाज की कैटेगरी में थोड़ी ना आएगा। आगे वाली, खाट, चादर, रजाई और तकिया। अब देखिए दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना कि सारी की सारी चीजें जहां पर एक बार में समाहित हो जाएं, वो भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे खाट, अरे भैया खाट जो है, देखिए चादर हो, रजाई हो, तकिया हो, ठीक है, इन सब का उपयोग खाट पर लेटा हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए यूज होगा या उस पर लगाई जाएंगी? भाई खाट है, खाट पर आप चादर लगाओगे, तकिया लगाओगे और सोने के लिए रजाई का यूज करोगे। ये सब किस पे यूज होगा? चादर किस पे यूज होगी? खाट पे। रजाई कहाँ रखोगे? खाट पे। तकिया कहाँ रखोगे भाई साहब? खाट पे। ये तीनों चीजें किससे संबंधित हो गई? खाट से संबंधित हो गई, इसलिए खाट अलग हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिएगा, ऐसा और भी एक और प्रश्न होगा जरूर। जैसे कैलेंडर, अब कैलेंडर किससे मिलके बनेगा? कैलेंडर भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, तारीख से। कैलेंडर के अंदर क्या होगा? तारीख होगी, महीना होगा, वर्ष होगा, सही है नहीं? ये पूरा कैलेंडर बनाएगा, इन सब से मिलकर क्या बनेगा? कैलेंडर। तो कैलेंडर ने इन तीनों को समाहित कर लिया, तो अलग कौन हो गया? कैलेंडर। ऐसे प्रश्न काफी पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, वहां पे हमें समझ में नहीं आता कि किसको अलग करें। करेक्ट, आगे चलते हैं। ऐसा प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको, जैसे ये देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नहीं ये तो अलग, अर्जेंटीना अलग हो जाएगा। रुकिए मैं ऐसा प्रश्न देता हूं आपको, देखता हूं दोस्तों ऐसा प्रश्न है या नहीं है। ये देखिए पेड़, अब जैसे पेड़ है, आखिर पेड़ किससे मिलकर बनेगा? टहनी, फ्रूट और पत्ती, तीनों समाहित हो गए कि नहीं हो गए पेड़ के अंदर? भाई पेड़ पे क्या होते हैं? फ्रूट होते हैं, फल होते हैं ना, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो पेड़ ने इन तीनों को समाहित कर लिया। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत आते हैं, उस समय लगता है कि अलग कौन सा है? अलग भैया ये है कि एक ने बाकी सबको समाहित कर लिया उसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। चलो बनाओ अगला प्रश्न। मुंबई, कोचीन, कांडला और मैसूर। मुंबई, कोचीन, कांडला और मैसूर दोस्तों क्या आएगा?
बाकी ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे क्या? अच्छा पीछे के भी तो रह गए, सॉरी। यहाँ से निर्माता, निर्देशक, इन्वेस्टर और कोषाध्यक्ष कौन बनेगा दोस्तों, बताइए आप। निर्माता, निर्देशक, बताइए। निदेशक, बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं निर्देशक। सर डायरेक्टर, डायरेक्टर का बिल्कुल सही है दोस्तों, डायरेक्ट करेगा वो सिर्फ पिक्चर को। लेकिन निर्माता किससे संबंधित है, जो फाइनेंस करता है। इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है, जिसके पास पैसा होता है। फाइनेंसर, कोषाध्यक्ष, जो फाइनेंस करता है। तो इसका एक बात बताओ, बाकी सब मनी से रिलेटेड है ना, निर्देशक सिर्फ नहीं है भाई। प्रोड्यूसर कौन होता है, निर्माता, जो फिल्म को बनाने के लिए पैसा लगाता है उसको कहा जाता है प्रोड्यूसर। इन्वेस्टर किसको कहा जाता है, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिसके पास पैसा होता है अलग अलग जगहों पर। फाइनेंशियर कौन होता है, कोषाध्यक्ष, जो फाइनेंस करता है, यानी कि जो लोन वगैरह देता है, वो होम लोन हो या फिर बाइक लोन हो, कार लोन हो या कोई सा भी लोन हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब पैसे से संबंधित हैं, ये सब मनी रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं पैसे से संबंधित हैं, परंतु ये अलग हो गया निर्देशक। पोलैंड, यूनान, स्पेन और कोरिया। देखते हैं आपको देशों के बारे में कितनी जानकारी है। पोलैंड, दिमाग लगाइए, पोलैंड अभी बहुत सुना होगा आपने, वो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो पोलैंड के बारे में जानकारी आपने दिमाग में आई होगी, कहीं ना कहीं पोलैंड का नाम सुना होगा। अभी प्रधानमंत्री भी पोलैंड गए थे बहुत समय के बाद में। तो यूरोप में आता है। यूनान, ग्रीस, यूनान याद रखिए, ग्रीस किधर आता है, यूरोपियन कंट्री है। स्पेन भी यूरोपियन कंट्री है। कोरिया भाई साहब एशियन कंट्री है। कोरिया किस में आता है, एशियन कंट्री में, बाकी सब यूरोप से संबंधित है, यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्री। ये सब क्या है, यूरोपियन कंट्रीज। अगला देखिए, गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। तो आप सभी लोग जानते हैं गिरगिट, याद रखिए गिरगिट भी उसके पैर होते हैं, पर वो रैंक के ही चलता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है दोस्तों, रेप्टाइल्स कैटेगरी में आएंगे। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, यह है रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीव। लेकिन टिड्डी जो है ये अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चलिए। मुंबई, कोचीन, कांडला, मैसूर। दोस्तों कौन सा अलग होगा, आपने जरूर सुना होगा 100% इसके बारे में। मुंबई बंदरगाह है, कोचीन भी बंदरगाह है, कांडला भी बंदरगाह है, मैसूर। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मैसूर, यार मैसूर भाई साहब कोई भी बंदरगाह नहीं। मुंबई, कोचीन, कांडला ये बंदरगाह हैं, ठीक है ना, ये पोर्ट्स हैं, ये हमारे भारत देश के क्या हैं, पोर्ट्स अर्थात बंदरगाह। तो आपको यहां से ये आइडिया हो गया होगा अभी तक कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा दोस्तों आपके पास में जो है स्टेट है, करेक्ट है। साथ ही साथ कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, किस महाद्वीप में आती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी करेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी करेंसी वाला भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जीरा, मूंगफली, दालचीनी और मिर्च। मज़ा आ गया दोस्तों इस प्रश्न में। तो अब देखो खाने पीने से संबंधित चीज़ें भी आ गई। अब आप सभी को पता है कि जीरा हम स्पाइसेस में यूज़ करते हैं, यानी कि मसालों में गिना जाता है। दालचीनी भी मसालों में आता है, खड़े मसाले हों चाहे कोई से भी मसाले हों। मिर्च, पेपर भी किस में आता है, मसाले में आता है, करेक्ट है। अब भाई साहब बच रहा है मूंगफली। मूंगफली तो ग्राउंड नट है, सही है कि नहीं, सूखे मेवों में आता है, ये आप सभी को पता है। तो बाकी सब अलग हो गया, स्पाइसेस से संबंधित है। ये सब क्या है, स्पाइसेस, मसाले। बिस्किट, चॉकलेट, केक और रोटी। बिस्किट को बेक किया जाता है, पकाया जाता है। चॉकलेट, केक को भी दोस्तों बेक किया जाएगा और रोटी को भी बेक किया जाएगा, पकाया जाएगा। चॉकलेट को छोड़कर बाकी सबको दोस्तों पकाया जाएगा। क्या कहते हो आप, सबको बेक किया जाएगा, सही है कि नहीं है, करेक्ट है। धीमी धीमी आंच पर ब्रेड जो रोटी होती है वो भी पकती है,
केक, बिस्किट, तीनों को बेक किया जाएगा, पकाया जाएगा। चॉकलेट अलग होगी। नेक्स्ट आगे देखिए, घुमाओ, पोंछना, मलना और दाग। तो दोस्तों क्या मुझे पेन चलाने की आवश्यकता है? स्वीप, झाड़ू लगाना, पोंछना, स्क्रब करना, ये सब किससे संबंधित है? ये सब एक कैटेगरी में आ गए। लेकिन दाग भाई साहब ये अलग हो गया ना, दाग तो अलग ही चीज हो गया, किसी चीज का दाग होना। कोट, कमीज, ब्लाउज और पतलून। दोस्तों तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोट होता है, जो कमीज होता है, जो ब्लाउज होता है, वो शरीर के ऊपरी भाग को ढकने में यूज होता है, ठीक है। और ये पैरों में पहना जाएगा, ये निचले भाग को ढकने में कार्य करेगा, तो अलग हो गया। एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका और दोस्तों आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, लेकिन ये एक कंट्री है। ये किससे बिलोंग करता है? कंट्री, कंट्री है अर्थात दोस्तों एक देश है। बाकी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये सब क्या हैं? आपके कॉन्टिनेंट, अर्थात महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट, जापान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। जापान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो जापान, भारत, श्रीलंका ये तीनों दोस्तों आप लोग जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। पर न्यूजीलैंड भी मैं आपको बता दूं कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि न्यूजीलैंड नहीं सर, न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के उधर है ना, तो क्या करें इसका? है भैया, जापान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थोड़ी आंखें खोल के देखो, मैप याद करने की कोशिश करो। जापान चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, कंप्लीटली बीच में है। श्रीलंका भी कंप्लीटली बीच में है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बचा कौन? इंडिया। भाई साहब इंडिया उपमहाद्वीप है, बाकी सब द्वीप हैं। ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये है उपमहाद्वीप जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। बाकी जापान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड ये पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं, करेक्ट है। ये है द्वीप, ये आइसलैंड है तो पूरी तरीके से। नेक्स्ट आगे देखिए, चश्मा, चश्मे, दूरबीन, माइक्रोफोन। अरे माइक्रोफोन तो सुनने के काम आएगा, बाकी सब आइस से संबंधित है, आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट, शहनाई, बांसुरी। तो देखिए शहनाई और बांसुरी, देखियो मैं तो कह रहा हूँ बैक पाइपर, आपने नाम सुना होगा बैक पाइपर। बैक पाइप जो अब बड़े से लंबे से होते हैं, उनमें इस तरीके से बजाना पड़ता है, मुंह से हवा डालनी पड़ती है, लेकिन उनके बटन काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो बैक पाइप, इसके बारे में आपने सुना होगा। शहनाई, बैक पाइप और फ्लूट ये सब मुंह से बजाया जाता है, जो कि माउथ ऑर्गन से, सॉरी इक्विपमेंट से, है ना, मुंह से बजाने में। मुंह का यूज़ होगा, फूंक मार के बजाया जाएगा। सितार हाथ से बजाया जाता है दोस्तों, अलग हो गया। चीता, सिंह, भालू और बाघ। तो चीता, सिंह और बाघ ये सब आप सभी को पता है दोस्तों, एक ही कैटेगरी में इनको रखेंगे, सही है नहीं है? भालू अलग हो जाएगा। अच्छा भालू जो है दोस्तों अलग क्यों हुआ ये बता दो। चीता, लायन और टाइगर ये सब एक कैटेगरी में रखे गए हैं, बियर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भेड़, गैजल, आइबेक्स एंड श्रू। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सोच समझ के करेगा। देखिए जंगली बकरा, करकशा और भेड़ ये सब पहाड़ों पर जो जंगल है उनके अंदर मिल सकते हैं, लेकिन आपको भाई साहब 100% बारहसिंगा आपको कभी भी माउंटेन्स पर नहीं मिलेगा। ये माउंटेन्स पर नहीं मिलेंगे। जंगलों में तो सारे ही पाए जाते हैं, पर इनमें भी एक विशेषता है, ये माउंटेन्स पर मिलते हैं।
पहाड़ों पर, बारहसिंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये वैसे भी बहुत विलुप्त होने वाली कैटेगरीज में आ रहा है, तो ये पहाड़, ये वैसे भी माउंटेन्स पर नहीं मिलता आपको। आगे देखिएगा, चलिए क्या आएगा, बाढ़, तूफान, हिमस्खलन और विस्फोट। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ आएगी नेचुरल रूप से आएगी, तूफान आएगा तो वो भी नेचुरल रूप से आएगा, एवलांच आएगा, अगर हिमस्खलन अगर कहीं हो रहा है तो वो भी भाई साहब नेचुरली होगा। लेकिन एक्सप्लोशन, विस्फोट तो आप कृत्रिम कर सकते हो ना, ये सब तो क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सही है, ये सब तो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन ये अलग हो जाएगा यार, विस्फोट। चींटी, मधुमक्खी, कीट और मकड़ी। चींटी, मधुमक्खी, कीट, मकड़ी। चींटी, मधुमक्खी, कीट और मकड़ी, तो कीट में ही आएंगे ये सब, हैं दोस्तों। अच्छा मोथ तो अलग हो गया, मोथ, अच्छा कीट, मधुमक्खी उड़ सकती है भाई साहब, मकड़ी उड़ थोड़ी सकती है, मोथ कीट भी नहीं उड़ सकता, चींटी भी नहीं उड़ सकती दोस्तों। क्या होना चाहिए, हैं तो सारे ही यार कीट पतंगों में आएंगे भाई, चींटी कीट पतंगों में आएगी क्या, नहीं, मधुमक्खी, मकड़ी भी नहीं आएगी ऐसे तो कीट पतंगों में। अच्छा ओके, चींटी के होते हैं 6 पैर, लेग्स से संबंधित। ओहो भाई साहब याद रखिएगा, कैटेगरी नोट कर लीजिएगा, जानवरों और जानवरों के पैर भी आपको पता होने चाहिए, उससे संबंधित हो सकता है। चींटी के 6 पैर होते हैं, मधुमक्खी के भी 6 पैर होते हैं, मोथ के भी 6 पैर होते हैं, स्पाइडर के तो 8 पैर होते हैं। हाँ, स्पाइडर के कितने पैर होते हैं, 8। बांसुरी, गिटार, सितार, सारंगी, दोस्तों क्या आएगा, बांसुरी, गिटार, सितार और सारंगी हाथ से बजाया जाएगा, ये मुंह से बजाया जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्वासघात करना, धोखा देना, छल करना, ये सब हैबिट्स होती हैं मनुष्यों की, परंतु रोगी तो अलग चीज हो गया ना, रोग, किसी रोग का लगना, करेक्ट है, वो अलग चीज हो गई। लीमा, अल्जीरियस, न्यूयॉर्क और टोक्यो, बताइए दोस्तों, बताओ। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो है, लीमा भी राजधानी, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, अच्छा ओहो अल्जीरियस भी है, तो नहीं यार, अमेरिका की तो वाशिंगटन डीसी है ना भाई, अमेरिका की क्या है राजधानी, तो वाशिंगटन डीसी है ना। न्यूयॉर्क तो एक शहर, अच्छा ओके, इसका मतलब न्यूयॉर्क अलग हो गया। ओके, लीमा एक कैपिटल हो गई, अल्जीरियस एक कैपिटल हो गई, टोक्यो एक कैपिटल हो गई, ठीक है। लीमा, अल्जीरियस और ये तो हो गई भाई साहब कैपिटल्स, जिसको अपन कह सकते हैं राजधानी, देशों की राजधानियां हैं। तो न्यूयॉर्क एक क्या सिटी है, ये एक सिटी है, शहर है, याद रखिएगा। चलो, पाठक, लेखक, मुद्रक, प्रकाशक, दोस्तों क्या आ सकता है, पाठक, लेखक, मुद्रक, प्रकाशक। देखो इधर सीधी सी बात है भाई साहब, एक बात बताओ, ये सब किताब को पब्लिश करने के लिए यूज होंगे, रीडर थोड़ी ना यूज होगा भाई, इन सब का यूज किस में होगा, किताब को पब्लिश करने के लिए, सही है नहीं, किताब को तैयार करते हैं, किताब को तैयार करने के लिए आपको इन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किस किस की, लेखक की, राइटर की,
प्रिंटर मुद्रक की, पब्लिशर प्रकाशक की, लेकिन रीडर ये तो एक फाइनल जो यूज करने वाला व्यक्ति वो है ना। तीर, कुल्हाड़ी, चाकू और कटार, दोस्तों क्या आएगा? तीर, कुल्हाड़ी मारना, चाकू मारना, कटार से काटना, ये सब तो भाई साहब हार्म करने वाले अपन कह सकते हैं, या धारदार हथियार कह सकते हैं। तेज, धारदार है ना, तेज धारदार हथियार है, लेकिन एरो अलग चीज हो जाएगा। हत्या, एसेसिनेट करना, किलिंग करना, अपहरण करना, ये सब तो क्या है भाई साहब? आवेश तो होता है गुस्सा करना, आवेश में आना अर्थात गुस्सा करना, तो ये तो व्यक्ति की क्या हो गई? हंसना, गुस्सा करना, ये सब तो क्या हो गए भाई साहब? उसके मूड हो गए ना, लेकिन ये मूड थोड़ी है, ये तो क्राइम में आएगा। ये किस कैटेगरी में आएगा? क्राइम, अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो हत्या करना, किलिंग करना, असैसिनेट करना, किडनैप करना। आगे, कुत्ता, घोड़ा, बकरा और लोमड़ी, क्या आएगा दोस्तों? कुत्ता, घोड़ा, बकरा और लोमड़ी। बकरी और हॉर्स, ये दोनों तो शाकाहारी जानवर हैं। डॉग मांसाहारी है, फॉक्स, लोमड़ी भी मांसाहारी है। बकरा लिखा हुआ है यहाँ पे, गोट, बकरा। है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप नहीं कर पाओ ना, तो याद रखिएगा इनको आप एक तो डोमेस्टिक एनिमल कैटेगरी में बांट सकते हो। फिर जब आप कैटेगरी डिवाइड ना कर पाओ तो उनको डोमेस्टिक और वाइल्ड, एक तो होंगे वाइल्ड एनिमल और एक होंगे डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में पाले जाते हैं। तो घर में पाले जाने वाले जानवरों में कौन आ जाएगा? डॉग आ जाएगा, सही है नहीं है? हॉर्स भी आ जाएगा, हॉर्स को भी पालते हैं अपन। गोट, बकरी को भी पालते हैं। लेकिन भाई साहब फॉक्स तो भाई साहब वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर हैं? ये तो घरेलू जानवर हैं, घरों में पाले जा सकते हैं। ये तो घरेलू जानवर हैं भाई साहब। तो इसलिए हमने किसको अलग कर दिया? फॉक्स को अलग कर दिया यहाँ से। मजा आया दोस्तों इस प्रश्न में? अच्छा लगा? जल्दी से बताओ ईमानदारी से, थम्स अप करके एक बार कि यस सर मजा आया इस प्रश्न में। आनंद आया कि नहीं आया दोस्तों? करेक्ट है। तो कैटेगरी याद रखना कि मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। अगला देखिए, मकान, कुटिया, स्कूल और महल। मकान, रहने की जगह मकान, कुटिया भी रहने की जगह, पैलेस, महल भी रहने की जगह, लेकिन स्कूल तो भाई साहब पढ़ने की जगह है ना। बाकी सब तो रहने की जगह, स्कूल पढ़ने की जगह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस की ब्रांचेस हैं। लेकिन ज्योग्राफी अलग हो जाएगा। बाकी साइंस की ब्रांचें, विज्ञान की शाखाएं हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शतरंज। फुटबॉल आउटडोर गेम है, वॉलीबॉल आउटडोर गेम है, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है। चेस अलग हो जाएगा। चेस वैसे भी इसमें बॉल यूज़ नहीं होती, बाकी सब में बॉल यूज़ होगी, ऐसे अलग कर सकते हैं। ये हमने कर ही लिया था। जिराफ, लगड़बग्गा, हाइना, डियर, हिरन और गेंडा हाइनोस। बताइए दोस्तों क्या बनने वाला है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिराफ, हिरण और गेंडा ये सब शाकाहारी हैं। करेक्ट है। लकड़बग्गा जो है, हाइना जो है, वो आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हाइना जो है ये आपका मांसाहारी, कॉर्निवोरस है। मांसाहारी जीव है, ये मांसाहारी है। बाकी सब शाकाहारी है, बाकी सब वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी। ट्राई साइकिल, 3 पहियों से पांव से चलने वाली गाड़ी। त्रिशूल,
टिफल तिरंगा, बाकी देखो ट्राई सब में आ रहा है, ट्राई ट्राई ट्राई, परंतु ये तो अब अलग ही चीज़ होगी। बाकी सब 3 नंबर से रिलेटेड है, 3 नंबर या 3 डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्राई साइकिल 3 चीज़ें होंगी, नंबर्स में गिन सकते हैं। ट्राइडेंट, त्रिशूल में भी 3 भाग होते हैं, तिरंगे में भी 3 कलर होते हैं, लेकिन ये तो एक वर्ड हो गया, ये तो एक अलग ही चीज़ हो गई। तो 45 क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए। मज़ा तो बहुत आया आज की क्लास में, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। कैटेगरीज़ मैंने आपको एक ही सेशन के अंदर समझा दी हैं कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज़ के अंदर क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कंट्रीज़ याद होनी चाहिए, करेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपके कैपिटल्स पता होनी चाहिए, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। बेसिकली पोर्ट्स पता होने चाहिए कि कौन सा पोर्ट किससे संबंधित है, ठीक है। आपको द्वीप, महाद्वीप, महासागरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बाकी आपको एनिमल्स के बारे में तो जानकारी रखनी ही पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आती है। कल एक और सेशन लेंगे और भी कुछ सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।